हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ फिर एक वीडियो लेकर, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी कहीं के लिए टीजीटी, जो हमारा टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी रहा हो चाहे पीजीटी रहा हो। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कहा एक अवयस्क साझेदार वयस्क होने पर साझेदार बना रहना चाहता है। ठीक है, एक वयस्क साझेदार है और वो जो है वयस्क होने पर साझेदारी में साझेदार बना रहना चाहता है। पहले हम जानते हैं अवयस्क साझेदार कैसा होगा। अवयस्क साझेदार होगा कैसा, इसके लिए हमें जो है जानना होगा तो अवयस्क साझेदार देखिए, अवयस्क साझेदार जिसकी एज, ऐसा साझेदार जिसकी एज 18 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, वो कैसा होगा? अवयस्क साझेदार होगा। पर जैसे ही उसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वयस्क साझेदार हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन क्या कंडीशन होगी जो अवयस्क को ही साझेदार बना दिया? तो देखिए उसकी कंडीशन क्या होगी। वैसे हमने अगर पढ़ा है पार्टनरशिप में 3 चैप्टर हैं। पहला है जैसे ए बी सी, 3 पार्टनर है, और चौथा क्या कर रहा? इसमें प्रवेश कर रहा, डी इसमें प्रवेश कर रहा। ये तो था प्रवेश चैप्टर। तो एक है क्या? एक है अवकाश, जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर है, इनमें से एक फर्म छोड़ के जा रहा या उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, यदि वो फर्म छोड़ के चला गया तो कोई बात है ही नहीं, तो क्या हुआ? साझेदारी का अवकाश होगा, जो साझेदार था उसने अवकाश ग्रहण कर दिया। पर यदि क्या हुआ, इसकी मृत्यु हुई, तो इसका जो उत्तराधिकारी है उसे जो है साझेदार बना लिया जाएगा। जैसी कंडीशन हमारी ये है, क्या हुआ? इसकी मृत्यु होगी, ये बीच में ही मर गया, तो क्या करा इसने बी के जो उत्तराधिकारी था उसे जो है इसकी हिस्सा दे दिया गया साझेदारी में जितना भी था। और अवयस्क साझेदारी की एक विशेष बात है, उसे लाभ में हिस्सा तो पूरा मिले। ठीक है, लाभ में हिस्सा पूरा मिलेगा। और यदि कंपनी को लॉस हो जाएगा तो उसे जो है उसका हर्जाना अवयस्क साझेदार को भुगतना नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उसकी बेचारे की एज 18 वर्ष से कम है, ऐसा कंपनी अधिनियम में लिखा हो, वो सॉरी ऐसा साझेदारी अधिनियम में लिखा हुआ है। यदि हम देखें साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी के एक्ट आए थे, साझेदारी के एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे। तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार यदि अवयस्क साझेदार हैं तो वो क्या करेगा? जिसकी एज 18 साल से कम है तो वो लाभ में हिस्सा तो लेगा, पर यदि कर्जा होगा या फर्म बंद हुई या किसी भी कारण से, तो वो दायित्व का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, और जब वो वयस्क होगा तो वो उसे स्वतंत्र है कि वो जो है फर्म को छोड़ भी सके, वो स्वतंत्र है इस चीज के लिए। ठीक है, अवयस्क होने पर, वयस्क जब तक है जब तक उसे लाभ में हिस्सा मिलेगा, जैसे वो वयस्क होता है तो उसे अधिकार है फर्म को छोड़ने का। ठीक है, तो देखते हैं अब वो कंडीशन ये है कि वो वयस्क था, अब वो वयस्क बना रहना चाहता है। वयस्क होने पर साझेदार बना रहना चाहता है कि मैं साझेदार बनना चाहता हूं। ठीक है, तो उसकी परिस्थिति क्या क्या है, उसकी स्थिति क्या है? उनकी निम्न स्थिति होगी, क्या होगी? नंबर एक होगी क्या? निका सार्वजनिक सूचना देने पर दायित्व असीमित होंगे, उसे सार्वजनिक सूचना देनी होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय में सूचना देनी होगी कि मैं फर्म में साझेदार बना रहना चाहता हूं, और उसके दायित्व कैसे होंगे? जैसे ही वो सार्वजनिक सूचना दे देगा तो उसके दायित्व अन्य साझेदारों की तरह असीमित हो जाएंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया स्थिति यहां बताया लाभ हानि का वही अनुपात होगा जो अवयस्क का था। ठीक है, जब वो अवयस्क था, जो लाभ हानि का अनुपात उसका अवयस्क का था वही वयस्क होने पर होगा, कोई लाभ हानि में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट स्थिति
निका वह व्यक्तिगत रूप से फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा। जो फर्म के ऋण है उन्हें व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप का मतलब पिछली वीडियो में बताया गया था। व्यक्तिगत रूप क्या है, व्यक्तिगत रूप का मीनिंग अगर हम समझें यहां पे, इस व्यक्तिगत रूप में एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है कि जब वो वयस्क होगा और साझेदार बनेगा, तो यदि साझेदार भविष्य में कोई उसके ऋण है, साझेदारी के ऋण है या फिर साझेदारी का क्या है, दायित्व है, साझेदारी के कुछ दायित्व है, पिछली वीडियो में ये बात बताई गई थी, कुछ दायित्व है, ठीक है। तो दायित्व का भुगतान फर्म पे नहीं किया गया तो फिर साझेदारों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उन्हें बेच दिया जाता है, और उन्हें बेचने के बाद तब जाके उनके जो है फर्म के जितने भी दायित्व है उनका भुगतान किया जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति मतलब उसकी पर्सनल घर, उसका पर्सनल संपत्ति बेचने के बाद उसके फर्म के जितने भी दायित्व है उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में इसके बारे में बड़ी डिटेल से थोड़ा बताया गया है, ठीक है। तो ये बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से फर्म के ऋणों एवं क्या दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से भी फर्म के जितने भी दायित्व होंगे और जितने भी ऋण होंगे उनके भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कैसे? व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में देखेंगे, ये कहा इसके अधिकार व दायित्व अन्य साझेदारों की भांति होंगे। जैसा अन्य साझेदारों के दायित्व होंगे, जैसा अन्य साझेदारों के दायित्व है और अधिकार है, ऐसे ही इसी का अधिकार होंगे। ये कंडीशन जब वो अव्यस्क था तब ये कंडीशन लागू नहीं होती थी। कौन सी? फोर्थ वाली। कौन सी? उससे के अधिकार तो थे पर क्या उसके दायित्व अन्य साझेदार जैसे नहीं थे। जैसे ही वयस्क हुआ तो सब समान हो जाएंगे, उसकी एज 18 साल से ज्यादा हुई। इसके बाद फिर देखते हैं क्या नंबर नेक्स्ट ने कहा लिफो। ये हमारा जो है ये बात जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहा लिफो लास्ट इन लिफो का होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो गोदाम में, इसका मतलब ये है कि ये प्रक्रिया जो है लिफो जो है गोदाम के लिए अपनाई जाती है। गोदाम के लिए, गोदाम में जो लास्ट का मतलब क्या है, जो अंत में माल आया है उसका फर्स्ट पहले निर्गमन किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे लीफो विधि कहते हैं। लीफो विधि की बाद में आना, हिंदी में बोल रहे हैं क्या, बाद में आना पहले जाना। बाद में आना लास्ट, बाद में आना पहले जाना, पहले आउट होना, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है फीपो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो गोदाम में माल पहले आया है, जो गोदाम में माल पहले आया है उसका निर्गमन भी पहले ही किया जाएगा। पहले आना पहले जाना, हिंदी में बोल लेंगे पहले आना पहले जाना, पहले आना पहले जाना। इसी के साथ साथ इसे बोल देंगे क्या, बाद में आना और क्या, पहले जाना। बाद में आना और पहले जाना, ये हिंदी में नाम होंगे इनके। इसके बाद फिर कौन सा आया, हीपो विधि कैसी है, हाईएस्ट इन और फर्स्ट आउट। जो माल गोदाम में हाईएस्ट का मतलब है जो अधिक महंगा आया है, जो गोदाम में माल जिसका जो है अधिक मूल्य का आया है उसका निर्गमन पहले किया जाएगा। क्योंकि गोदाम जो
व्यापारी है उसे इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने महंगा ले लिया फिर भविष्य में जाकर उसके दाम कम ना हो जा। ठीक है, उसने क्या करा, महंगी चीज खरीद ली तो उन्हें पहले ही बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भविष्य में जाकर इसके रेट डाउन हो जा। खरीद तो मैंने महंगी ली तो उसे जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, हीफो। ये है क्या हमारी हीफो विधि होगी, हाईएस्ट इन और फर्स्ट आउट, ये हमारी हीफो विधि होगी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। तो सब जो है जो है थोड़ा राइट डाउन कर लेंगे और इसके बारे में ये विशेष बात है। और पार्टनरशिप में से आपका जो है पार्टनरशिप में से आपके जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में से आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन पार्टनरशिप के यहाँ कोई टीजीटी और पीजीटी दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का थोड़ा सा सेशन था, इससे पहले मैंने पार्टनरशिप के नए अनुपात वगैरह सिखाए हुए हैं, पहले ही बता दिए, नए अनुपात निकाल दिए। ठीक है, नए अनुपात भी पेपर में जरूर आवेगा निकालने के लिए। उसके साथ साथ पार्टनरशिप की और थोड़ी वगैरह भी पीछे कराई हुई है पिछली वीडियो में। ठीक है, ये वाली वीडियो, ये वाली थोड़ी जो है उसमें छूट गई थी, तो ये वाली जो है थोड़ी उसमें जो है ऐड कर लेंगे या फिर अलग से लिख लेंगे। ठीक है, बात आई लिफो फीफो, ये टीजीटी में एक बार दिखाई दी है लिफो विधि, पीजीटी में तो कभी नहीं आई, टीजीटी में आई है। ठीक है, तो ये सब जो है से तैयार कर लेंगे।